दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्रेज 11th विद हंसिका पर। क्या आपको भी लगता है कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है? ग्राफ्स, कर्व्स और कठिन शब्द देखकर डर लगता है? तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन यानी परिचय इतने आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए साथ मिलकर अर्थशास्त्र को आसान बनाते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। मान लीजिए आपको घर से पॉकेट मनी के 500 रुपये मिले। आपका मन है कि आप एक नई किताब भी खरीद लें और दोस्तों के साथ पिज्ज़ा भी खा लें और एक खिलौना भी ले लें, लेकिन क्या 500 रुपये में ये सब आ सकता है? बिल्कुल नहीं। वहीं से शुरुआत होती है अर्थशास्त्र की। हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं, जैसे आपके पास 500 रुपये है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। इसलिए अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सीमित संसाधनों का सही चुनाव करके इस्तेमाल कैसे करें, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिल सके। यहाँ दो मुख्य शब्द याद रखिएगा आप। पहला दुर्लभता यानी संसाधनों की मांग उनकी उपलब्धता से अधिक होना, और दूसरा चयन यानी सीमित विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चुनना। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं के बारे में, यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है छोटा। इसमें हम किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक दुकान या एक परिवार की आय। हमारी यह पूरी किताब इसी पर आधारित है। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। इसमें हम पूरे देश के स्तर पर बात करते हैं, जैसे देश की कुल आय, महंगाई या बेरोजगारी। इसे आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। याद रखने की ट्रिक, आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको इसको याद रखने के लिए माइक्रो में आई आता है और जो मैक्रो है उसमें ए आता है। ठीक है, माइक्रो में जो आई आता है उसका मतलब इंडिविजुअल, ठीक, यानी एक व्यक्ति। और मैक्रो में जो ए आता है उसका यानी एग्रीगेट यानी पूरा देश। हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, और उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, कपड़े बनाए, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, और कितनी मात्रा में बनाएं। कैसे उत्पादन करें, यह तकनीक के चुनाव का सवाल है। श्रम प्रधान तकनीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराना जिससे रोजगार बढ़े। पूंजी प्रधान तकनीक, मशीनों का इस्तेमाल करना जिससे काम जल्दी और सस्ता हो। किसके लिए उत्पादन करें, यह आय के बंटवारे का सवाल है। सामान्य गरीबों के लिए ज़्यादा बनाए या अमीरों के लिए। अवसर लागत, चलिए अब समझते हैं अवसर लागत के बारे में। मान लीजिए आपको 2 जॉब ऑफर मिलते हैं, एक 30,000 की है, दूसरी 25,000 की। जब आप 30,000 की जॉब चुनते हैं तो आपको 25,000 वाली जॉब छोड़नी पड़ती है, यानी चुने हुए विकल्प के लिए आपने जो अगला सबसे अच्छा विकल्प त्यागा वही आपकी अवसर लागत है। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। पीपीसी वह ग्राफ है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दिखाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक से बनाया जा सकता है। पीपीसी की मुख्य विशेषताएं यानी ढलान, यह ऊपर से नीचे की ओर झुकता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी का उत्पादन घटाना पड़ता है। अब है आकार यानी यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। अब तीसरा है खिसकाव। जब देश में तकनीक या संसाधन बढ़ते हैं तो पीपीसी दाईं ओर खिसक जाता है, जो आर्थिक विकास को दर्शाता है। अब बात करेंगे सकारात्मक बनाम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र यह तथ्यों पर आधारित होता है और बताता है कि क्या है, मतलब जैसे भारत में कीमतें बढ़ रही हैं, इसे जांचा या प्रमाणित किया जा सकता है। और दूसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यह विचारों और सुझावों पर आधारित होता है और बताता है कि क्या होना चाहिए, जैसे भारत में गरीबी कम होनी चाहिए।
ठीक है, तो आज हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, केंद्रीय समस्याएं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी और पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉन्सेप्ट क्रेज 11th विद अंशिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।
दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्रेज 11th विद हंसिका पर। क्या आपको भी लगता है कि क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है? ग्राफ्स, कर्व्स और कठिन शब्द देखकर डर लगता है? तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन यानी परिचय इतने आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए साथ मिलकर अर्थशास्त्र को आसान बनाते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। मान लीजिए आपको घर से पॉकेट मनी के 500 रुपये मिले। आपका मन है कि आप एक नई किताब भी खरीद लें और दोस्तों के साथ पिज्ज़ा भी खा लें और एक खिलौना भी ले लें, लेकिन क्या 500 रुपये में ये सब आ सकता है? बिल्कुल नहीं। वहीं से शुरुआत होती है अर्थशास्त्र की। हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं, जैसे आपके पास 500 रुपये है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। इसलिए अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सीमित संसाधनों का सही चुनाव करके इस्तेमाल कैसे करें, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिल सके। यहाँ दो मुख्य शब्द याद रखिएगा आप। पहला दुर्लभता यानी संसाधनों की मांग उनकी उपलब्धता से अधिक होना, और दूसरा चयन यानी सीमित विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चुनना। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं के बारे में, यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मिक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है छोटा। इसमें हम किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक दुकान या एक परिवार की आय। हमारी यह पूरी किताब इसी पर आधारित है। और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। इसमें हम पूरे देश के स्तर पर बात करते हैं, जैसे देश की कुल आय, महंगाई या बेरोजगारी। इसे आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। याद रखने की ट्रिक, आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आपको इसको याद रखने के लिए माइक्रो में आई आता है और जो मैक्रो है उसमें ए आता है, ठीक है। माइक्रो में जो आई आता है उसका मतलब इंडिविजुअल, ठीक, यानी एक व्यक्ति। और मैक्रो में जो ए आता है उसका यानी एग्रीगेट यानी पूरा देश। हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, यानी दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें, और उपभोक्ता वस्तुएं जैसे गेहूं, कपड़े बनाए, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, और कितनी मात्रा में बनाएं। कैसे उत्पादन करें, ये तकनीक के चुनाव का सवाल है। श्रम प्रधान तकनीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराना जिससे रोजगार बढ़े। पूंजी प्रधान तकनीक, मशीनों का इस्तेमाल करना जिससे काम जल्दी और सस्ता हो। किसके लिए उत्पादन करें, ये आय के बंटवारे का सवाल है। सामान्य गरीबों के लिए ज़्यादा बनाएं या अमीरों के लिए। अवसर लागत, चलिए अब समझते हैं अवसर लागत के बारे में। मान लीजिए आपको 2 जॉब ऑफर मिलते हैं, एक 30,000 की है, दूसरी 25,000 की। जब आप 30,000 की जॉब चुनते हैं तो आपको 25,000 वाली जॉब छोड़नी पड़ती है, यानी चुने हुए विकल्प के लिए आपने जो अगला सबसे अच्छा विकल्प त्यागा वही आपकी अवसर लागत है। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। पीपीसी वह ग्राफ है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दिखाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों और तकनीक से बनाया जा सकता है। पीपीसी की मुख्य विशेषताएं यानी ढलान, यह ऊपर से नीचे की ओर झुकता है, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी का उत्पादन घटाना पड़ता है। अब है आकार यानी यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। अब तीसरा है खिसकाव, जब देश में तकनीक या संसाधन बढ़ते हैं तो पीपीसी दाईं ओर खिसक जाता है, जो आर्थिक विकास को दर्शाता है। अब बात करेंगे सकारात्मक बनाम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र यह तथ्यों पर आधारित होता है और बताता है कि क्या है, मतलब जैसे भारत में कीमतें बढ़ रही हैं, इसे जांचा या प्रमाणित किया जा सकता है। और दूसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ये विचारों और सुझावों पर आधारित होता है और बताता है कि क्या होना चाहिए, जैसे भारत में गरीबी कम होनी चाहिए।
ठीक है, आज हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, केंद्रीय समस्याएं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी और पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉन्सेप्ट क्विज 11th विद अंशिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।